एक तारीख दो कहानियां, किसी के लिए शौर्य की पुकार, किसी के लिए दर्द की दीवार। लेकिन इसी दिन बदल गई थी देश की राजनीति। क्या हुआ था सब जानिए। जहां कभी राम भक्तों पर चली गोलियां, आज उसी जगह पर होती है पुष्प वर्षा। बाबरी ढांचे से लेकर राम मंदिर बनने तक क्या कुछ हुआ, देखिए नाउ यूपी पर एक्सक्लूसिव जानकारी। 6 दिसंबर, एक तारीख दो कहानियां, किसी के लिए शौर्य की पुकार, किसी के लिए दर्द की दीवार। और इसी दोराहे पर खड़ी है भारत की आधुनिक राजनीति। जी हाँ, उस दिन अयोध्या में जो हुआ उसने सिर्फ एक ढांचा नहीं गिराया, बल्कि सत्ता, समाज और सोच तीनों को हिलाकर रख दिया था। जहां हिंदू संगठन इसे शौर्य दिवस कहते हैं, वहीं मुस्लिम समाज के लिए ये काला दिवस है। इस घटना ने न सिर्फ सामाजिक तनाव बढ़ाया, बल्कि केंद्र और राज्यों की राजनीति हिला ही दी थी। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस फायरिंग की अनुमति नहीं दी और बाधा निभाने की जिम्मेदारी लेते हुए उसी शाम इस्तीफा दे दिया। इस फैसले के बाद 4 राज्यों में बीजेपी सरकार गिरी और पूरे देश में बवाल हो गया था। आज जहां कभी गोलियां चली थी, वहीं भव्य राम मंदिर खड़ा है। करोड़ों श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सालों के संघर्ष के बाद ये सपना पूरा हुआ है। लेकिन जनरेशन Z के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक राजनीतिक संघर्ष की लंबी कहानी है। दस्तावेजों, अदालतों और सड़कों पर लड़ी गई लड़ाई की गवाही है। देखिए नाउ यूपी पर अभिषेक पांडे की स्पेशल स्टोरी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 500 वर्षों के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज अयोध्या में दिव्य और भव्य रूप में राम मंदिर बनकर तैयार है। लेकिन इसके पीछे एक पूरी राजनीतिक संघर्ष यात्रा रही है और आध्यात्मिक संघर्ष यात्रा भी रही है। वो तारीख थी 6 दिसंबर, साल था 1992। दोपहर करीब 12 बजे कार सेवकों में 3 कार सेवक गुंबद पर नजर आए और उसके बाद लाखों की संख्या में मौजूद जो भीड़ थी, जिन्हें हम वीएचपी, बजरंग दल और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के रूप से जानते हैं, वो बेकाबू हो गई। और उसके बाद वहां पर जो विवादित ढांचा था बाबरी का, उसे ढहा दिया गया। लेकिन आखिर 6 दिसंबर 1992 को क्या कुछ घटनाक्रम रहा और आज की जो राजनीति है वो उसे किस तरह से देख रही है, युवा पीढ़ी को उसे किस अंदाज में देखना और समझना चाहिए। क्या उसे शौर्य दिवस समझा जाए या फिर काला दिवस। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेहमान जो मौजूद हैं वो वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र जी हैं। अनुपम जी, काला दिवस कोई कहता है, कोई शौर्य दिवस, लेकिन जो पीढ़ी है युवा जो 1992 के बाद पैदा हुई है, जो आज 6 दिसंबर को जान और समझ रही है, वो उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, अलग अलग लोग इसको अगर काला दिवस और शौर्य दिवस कहते हैं तो इसका एक कारण है। पिछले 11 साल में देश के तमाम राज्यों में, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में, सैकड़ों मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे जो अवैध पाए गए वो गिराए गए। और न सिर्फ गिराए गए, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूवल मिला। तो उनकी बात नहीं होती, बाबरी की बात आज भी होती है। बात होती है काले दिवस या शौर्य दिवस। इसका मुख्य कारण जो है, इसका जो मेन जो एक अंतर है, ये सब जो सैकड़ों मस्जिद या फिर मंदिर भी गिराए गए हैं, तमाम आपने देखा 24 करोड़ में, तो मस्जिद हो, दरगाह हो, मदरसा हो, ये सब जितने गिराए गए एक सरकारी एक कानून के तहत गिराए गए, सरकार द्वारा गिराए गए। जो बाबरी का विध्वंस था वो अलग था। वो सरकार की इच्छा के विपरीत जाकर कारसेवकों ने कुदालों और फावड़ों से गिरा दिया। तो वो एक पहली बार जिसे कहना चाहिए कि एक हिंदू समुदाय द्वारा, हिंदू समाज द्वारा एक ऐसी कार्रवाई थी जो आम तौर पे हिंदू समुदाय में देखने में नहीं आती। तो जाहिर सी बात है, तमाम लोग इसको, जो हिंदू पक्ष के उसको शौर्य दिवस मनाते हैं और जो मुस्लिम पक्ष के हैं उसको काला दिवस मनाते हैं। यहाँ तक कि आज के जनजी की बात जैसे आप करते हैं, तो जैसे समय बीतता है तो लोग चीज़ों को भूलने लगते हैं और नई जनरेशन तो पुरानी बातों से किसी हद तक अनजान ही रहती है। लेकिन एक तो इंटरनेट का दौर आया। इंटरनेट में ये हुआ कि भाई जिसने इंटरेस्ट लिया उसने अपने हिसाब से खोज की, अपने हिसाब से पड़ताल की, रिसर्च की और चीज़ों को पढ़ा और जाना। मतलब हमारे टाइम में तो आप लाइब्रेरी से किताबें ढूंढते रहते थे, अब आपको इंटरनेट पे टिक ऑफ माउथ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। दूसरे ये हुआ कि सोशल मीडिया एकदम से हावी हो गया।
और सोशल मीडिया पर लोग आपस में राजनीतिक बहसें करने लगे। जब राजनीतिक बहस होने लगी तो जो जानकार लोग थे वो पुरानी बातों को बताने लगे और उनके जरिए नई जनरेशन को भी चीजें पता करनी चली। तो आज की तारीख में जो हमारा यंगर जनरेशन है वो आज से 25 साल 30 साल पहले जो एक युवा वर्ग होता था उससे कहीं ज्यादा जानकार है, उससे कहीं ज्यादा अवेयर है, उससे कहीं ज्यादा ओपिनिएटेड है। मतलब उसका अपना एक ओपिनियन है, उसका अपना एक दिमाग है, उसका अपना एक तर्क है, उसका अपना एक विचार है, जो आज मतलब कम से कम 20वीं सदी के अंत तक तो मैंने नहीं देखा। ये पिछले 5 7 10 साल में जब से सोशल मीडिया एकदम से प्रभावी हुआ है, खासतौर से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो इन सब की वजह से जो युवा वर्ग है वो काफी अवेयर नजर आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन बाबरी की बात की जाए, बाबर बाबर उज्बेकिस्तान में जन्मा, बाहर से आया और पहला मुगल शासक रहा। उसको लेकर के अगर इतना बड़ा विवाद हो जाए कि लाखों की संख्या में कत्लेआम हो जाए, और कोर्ट ने कहा था कि वहां से बालू लेकर के उस गड्ढे को भरना है, इसलिए भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और बाकायदा उनको सूचना भी मिल रही थी। डीजीपी साहब भी उनसे मिलने के लिए समय मांगे, लेकिन इंतजार करने को कहा मुख्यमंत्री साहब ने। और उसके बाद हम देखें कि 360 मिनटों में जो विवादित ढांचा था एक एक करके ढहा दिया गया, और शाम को हम देखते हैं कि कल्याण सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। तो इसको आप किस तरह से मानते हैं? क्या ये एक साजिश, षड्यंत्र रहा है? कोर्ट ने भी काफी कुछ कहा गया, आरोपी भी बनाए गए कुछ लोग। तो आपकी नजर में ये जो कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कैसा रहा? देखिए, अलग अलग पहलू हैं। जैसे आपने बाबर और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान की बात की, तो उज्बेकिस्तान में बाबर को कौन जानता है? कहीं उनका कोई नाम लेवा कोई नहीं। लेकिन बाबर को अगर हाँ इतना इस तरह माना जा रहा है या बाबरी मस्जिद को इतना मुद्दा बताया जा रहा है, तो उसका कारण मैंने वही जो आपको बताया कि उसको जिस तरह एकदम हाथ में कानून दिया हिंदू समुदाय ने पहली बार और उसका विध्वंस किया, तो ये बात अभी तक लोगों को डराती भी है, चौंकाती भी है और परेशान भी करती है। रही बात उस दिन के घटनाक्रम की, तो कल्याण सिंह का कोर्ट को वादा था कि वो मस्जिद को आंच नहीं आने देंगे, और इसके चलते उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। और जहां तक कार चेकों के उत्तेजित होने की बात है, वो तो आपने देखा था कि 90 में भी भड़के थे और उसमें मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी, और एक जगह नहीं 2-2 3-3 जगह गोली चलवाई। और लाखों लोगों के कत्ल होने की बात आपने कही, वो लाखों लोग तो नहीं कत्ल हुए, लेकिन हाँ हजारों में तो डेफिनेटली बहुत लोग मारे गए। और जहाँ तक कल्याण सिंह का सवाल है इस्तीफा देने का, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा अवश्य दे दिया, पर आप चलिए यही मान लें कि जल्दी दे दिया, क्योंकि वो इस्तीफा नहीं भी देते तो आपने देखा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उसने 4 प्रदेशों में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं 4 प्रदेशों में भाजपा सरकार भंग कर दी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो अगर कल्याण सिंह इस्तीफा नहीं भी देते तो सरकार को ये नहीं कि कल्याण सिंह इस बात से परिचित थे। कल्याण सिंह क्योंकि कोर्ट को उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, तो उन पे एक अवमानना का मुकदमा भी चला और एक दिन उनको सजा भी हुई। कल्याण सिंह का क्रेडिट ये है कि अपने तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर नहीं किया, उन्होंने गोली चला दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके सूचना निदेशक अनिल स्वरूप ने ही उनको आकर के बता दिया था कि अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो वो खुद से ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वर्तमान अगर जो राजनीति है, आज हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां पर हुआ, धर्म ध्वजा का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर हुआ बहुत शानदार तरीके से। और बात की जाए अगर अयोध्या की, तो अयोध्या वासियों के लिए, जो कि पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, अयोध्या वासियों के लिए ये जो कालखंड रहा है, क्योंकि हम लोग दूर से देख रहे हैं, लेकिन एक नगरवासी पर क्या कुछ गुजरी होगी, क्योंकि कई लोगों ने वहां पर बलिदान भी दिया। सरयू नदी का पानी जो था वो खून से बह गया, भर गया था उस समय। तो अयोध्या वासियों के लिए कालखंड कैसा रहा? भाई, जो वहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, कोई अयोध्या वासी थोड़ी, देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे, कार सेवा के लिए आए थे। तमाम लोगों को तो उनका घर पता भी नहीं चला, उनको तो ऐसे ही दफना दिया गया, बहा दिया गया, जला दिया गया। तो बड़ा एक दुखद काल था और देश के कोने कोने से लोगों ने आके वहां पर अपना बलिदान दिया।
और जाहिर सी बात है कि जब आप राम मंदिर का कंप्लीशन देखते हैं और ध्वजारोहण देखते हैं तो 500 साल की एक यात्रा कंप्लीट होती है आपको नजर आती है। आप देखते हैं कि पिछले 1000 साल में उत्तर भारत में एक भी बड़ा मंदिर नहीं, 1000 सालों में उत्तर भारत का एक भी बड़ा मंदिर नहीं बना, और जबकि सारे मंदिर यहीं गिराए गए। आप दक्षिण भारत में जाए तो अभी कितने सुंदर आपको मंदिर नजर आते हैं, बड़े प्रांगण नजर आते हैं। तो गिराए तो सब गए, पर 1000 साल में पहला बड़ा मंदिर का निर्माण था। और उस हद तक ये कहीं ना कहीं हिंदू चेतना का पुनर्जागरण है। और अभी इसको मैं आपके पहले सवाल से जोड़ के देखूं तो पुराने लोगों से लेकर जनजी तक लोगों ने अपनी हिंदू विरासत को पहचाना, और एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से और अपनी विरासत से जुड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि उत्तर भारत का ये पहला बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बनाया गया है, इकलौता, लेकिन उस पर भी लोग कहते हैं कि वहां पर तो हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, या कोई ऐसा चीज बनाए जिससे चैरिटी की जा सके, लोकहित का काम किया जाना चाहिए था। एक ऐसा भी जमाना था जब गोली चलवाई जाती थी, और आज राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाती है। इसे आप इस नजर से देखते हैं? नहीं, जो लोग कहते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल या फिर लोकहित का कोई काम होना चाहिए, जाहिर सी बात है अपनी राजनीति के हिसाब से कह रहे हैं। पर अगर मैं उनकी बात मान भी लूं तो जितना रोजगार, जितना रेवेन्यू, जितना टैक्स और जितना लोकहित का काम राम मंदिर से हुआ है, ये तो संभव ही नहीं था। मतलब अयोध्या एक छोटी सी जगह, आप जाकर देखें रातों रात कितना काया पलट हो गई, और दुनिया भर के होटल्स वहां पे आ गए, दुनिया भर के ब्रांड्स वहां आ गए, सड़कें चौड़ी हो गई, एयरपोर्ट आ गया, करोड़ों लोग वहां पे आ रहे हैं। तो फिर वो काशी हो, अयोध्या हो, या फिर प्रयाग का कुंभ मेला, और या फिर वृंदावन, एक जो एक धार्मिक पर्यटन एक नया शुरू हुआ है, रिलीजियस टूरिज्म, उसमें आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। तो जिनको लगता है कि इसमें लोकहित का कार्य होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा लोकहित का कार्य संभव। तो साफ तौर पर आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी का ये कहना है कि आज वहां विकास हो रहा है, और एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, और जो कोई इसे काला दिवस के रूप में आज भी देखता है, बाबरी के विवादित ढांचे को, विध्वंस को, तो कोई इसे शौर्य दिवस के नाम पर भी जानता है। और युवा पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो अपना ओपिनियन रख सकती है। जाते जाते कैफी आजमी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान क्या बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।